बीजेपी को पश्चिम बंगाल लेने में थोड़ा सा मतलब मुश्किल इसलिए है जहां पे रोटी बड़ी चिंता हो और राष्ट्रवाद दूसरे पायदान पे या तीसरे पायदान पे चली जाती है। लेखक या राजनीतिक टिप्पणीकार या जमीन पर जो पत्रकार रिपोर्ट्स लिखते हैं उनको नजूमी नहीं होना चाहिए, ज्योतिषी नहीं होना चाहिए। निर्वाचन आयोग पर एक जो सवाल दीदी खड़े कर रही है वो अपने ही सवाल का अपना ही जवाब दे रही है। हिटलर के नरसंहार में जो लोग मारे गए, आपको पूरे देश पूरी दुनिया भर में किसी को यहूदियों ने ये नहीं भूलने दिया कि हमको मारा गया था। तो जिस चर्चिल को हम स्टेट्समैन करके बड़ी इज्जत देते हैं, उस चर्चिल ने कहा था कि ये भारतीय लोग खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं, इनको मरने दो। जो लोग कहते हैं कि अखलाक की हत्या पहली मॉब लिंचिंग थी देश की, उनको ये समझना चाहिए कि बिजौन सेतु कलकत्ता शहर में, महानगर में जो हत्या हुई 9 लोगों की, पहले पीट करके अधमरा कर दिया गया, फिर जला के मार दिया गया, ये घटना पहली मॉब लिंचिंग। नमस्कार। अनकोट में किताबों की सीरीज में आज हमारे हाथ में है बंगाल में भाजपा। ये किताब है मंजीत ठाकुर ने लिखी है। मंजीत ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये किताब लोकसभा चुनाव से पहले आई थी, लेकिन उसके बाद इसका एडिशन आया है। और इस किताब में, जैसे मैंने कहा, बंगाल में भाजपा, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो समय समय पर प्रासंगिक हो जाती हैं। उसी में से ये किताब है। चुनाव होने वाले हैं ना, चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर माहौल बना हुआ है। खेला होगा नहीं होगा आपको पता है। हमेशा बंगाल में, देश में और कहीं खेला हो या नहीं हो, बंगाल में हमेशा खेला की बात होती है। दीदी ने कहा खेला हो बे। तो मंजीत ठाकुर को मैंने बुलाया कि इसी बहाने पश्चिम बंगाल विधानसभा की बात कर लेंगे। खेला होने का, पश्चिम बंगाल में भाजपा की स्थिति, इन्होंने पूरी वामगढ़ में दक्षिण पंथ की विकास यात्रा, इसका जो सब टाइटल है ऐसा लिखा हुआ है। तो मंजीत ठाकुर, स्वागत है आपका हमारे ऑनकोट के प्लेटफॉर्म पर। बहुत शुक्रिया आपका। हम किताबों पे बात करते हैं, किताबों के बहाने मुद्दों पे भी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, पहली बात ये कि इस किताब पेंगुइन से आई किताब है ये, और बंगाल में भाजपा और वामगढ़ में दक्षिण पंथ की विकास यात्रा। किताब के नाम से ऐसा लग रहा है कि ये केवल भाजपा के बारे में बात करती है किताब। ये किताब सिर्फ भाजपा के बारे में बात नहीं करती है। ये किताब बंगाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की थोड़ी और जनसंघ, भारतीय जनसंघ की यात्रा, और तब जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद से लेकर के विधानसभा चुनाव और यहाँ तक कि पंचायत चुनाव जो पिछली बार हुए थे, उस समय तक के इस दक्षिणपंथी पार्टी अगर कहें की यात्रा, उसके विस्तार, उसके विकास, उसके सामने आई चुनौतियों की बात करती है। क्योंकि 3 सीट से 2016 में 3 सीटें थी, 3 विधायक थे भारतीय जनता पार्टी को। फिर आप देखते हैं कि वो 19 MP जीतती है, सांसद लोकसभा के, और फिर आप देखते हैं 77 सीटें विधायक विधानसभा में। तो एक जो राजनीतिक बदलाव है, क्योंकि वहाँ पर आप देखते हैं कि कांग्रेस और वाम मोर्चा धीरे धीरे अप्रासंगिक से हो जाते हैं, कम से कम वोट शेयर के मामले में या सीटों के मामले में। तब दस्तावेजीकरण जरूरी था और यही दस्तावेज है ये। जो आपने ट्रेंड देखा, हमने कहा कि किताबों के बहाने हम मौजूदा हालात पे बात कर लेते हैं। तो आपने जो ट्रेंड देखा है पश्चिम बंगाल में, वामपंथ का खात्मा, बीजेपी का प्रादुर्भाव, उदय, आज अभी जो होने जा रहा है चुनाव, अगर ट्रेंड के हिसाब से देखें, चुनाव प्रचार के हिसाब से देखें, ममता बनर्जी के एग्रेशन के हिसाब से देखें, ममता बनर्जी की नीतियों के हिसाब से देखें, वहाँ SIR की प्रक्रिया चल रही है उसके हिसाब देखें, आप क्या देख पा रहे हैं पश्चिम बंगाल में? देखिए, लेखक या राजनीतिक टिप्पणीकार या जमीन पर जो पत्रकार रिपोर्ट्स लिखते हैं उनको नजूमी नहीं होना चाहिए, ज्योतिषी नहीं होना चाहिए। फिर भी मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार पिछली बार से ज़्यादा सीट लाएगी। ये आप चाहें तो मुझे कह सकते डिप्लोमेटिक आंसर नहीं है। अब सवाल ये है कि 148 सीट चाहिए बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए। वहाँ तक जो है अभी कठिन लग रहा है, अभी बीजेपी के लिए। हाँ, बेशक ममता बनर्जी का जो करिश्मा है और जो उनका वोट बैंक है और जो टैक्टिकल वोटिंग हुई है। देखिए, मैं एक शब्द कह रहा हूँ, टैक्टिकल वोटिंग। पिछली बार अगर आपने ध्यान दिया होगा
पिछली बार जो इलेक्शंस हुए थे, खास तौर पे मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ, उत्तर बंगाल में जहाँ कांग्रेस 25-26 सीटें जीत लाती थी कम से कम, जहाँ पे अधीर चौधरी, जहाँ प्रियंजन दास मुंशी और उनकी पत्नी दीपा दास मुंशी, या डालूदा ABA गनी खान चौधरी का इलाका, मौसम नूर का इलाका, जो 6 सीटें लोकसभा की हैं और कम से कम 26 सीटें विधानसभा की हैं, उस इलाके में एक भी सीट न कांग्रेस को मिलती है, न मोहम्मद सलीम जीत पाते हैं, न मतलब वाम मोर्चा तो तीसरे चौथे पोजीशन पे आने को भी राजी नहीं। सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की। वहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि मुस्लिमों ने एक मुश्त वोट जो है वो तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में किया और तृणमूल कांग्रेस सारी सीटें जीत गई। तो वही जो इलाका है वो असली राजनीतिक द्वंद्व की जगह है। लोकसभा में वहाँ पर बहुत वर्चस्व जो है भाजपा का रहा, विधानसभा में तृणमूल ने बाजी मारी। तो ये जो वहाँ अमित शाह जो लगातार जा रहे हैं, बहुत एग्रेसिवली कैंपेन चल रहा है, SIR जो हुआ, SIR अभी भी जी, तो जैसा ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो SIR है वो पश्चिम बंगाल के खिलाफ षड्यंत्र है, वहाँ के मतदाताओं के खिलाफ षड्यंत्र है, तो इसका कुछ फायदा होगा किसको? ममता बनर्जी को। उनको फायदा होगा, फायदा तो भाजपा को भी होगा, लेकिन असल फायदा दीदी को होगा। दीदी के पक्ष में कंसोलिडेशन और बढ़ेगा कि दीदी ने कहा है कि जो 90 लाख 92 लाख नाम कटे उनमें से तो अधिकांश लोग हिंदू हैं। तो आप समझें कि दीदी की पॉलिटिक्स किधर जा रही है बयान के हिसाब से। देखिए नहीं, लेकिन यहीं पर रुकता हूँ। तो दीदी कह रही है कि जो नाम कटा हुआ हिंदू हैं, तो ये बीजेपी जानबूझ करके, वही तो बीजेपी जानबूझ करके हिंदुओं के नाम क्यों काटेगी? इसका मतलब है कि निर्वाचन आयोग पर एक जो सवाल दीदी खड़े कर रही है वो अपने ही सवाल का अपना ही जवाब दे रही है कि भाई निर्वाचन आयोग पर ये आरोप लगाया ना कि मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं, 92 लाख मुसलमानों के नाम काटे दिए, ये एक आरोप है ना। दीदी सुप्रीम कोर्ट में भी खुद तो अपीयर हुई थी ना, अपनी लड़ाई खुद, वो वकील की बजाय खुद बोलने भी लगी थी ना। तो मेरे कहने का मतलब है कि निर्वाचन आयोग पर अगर ये कह रहे हैं कि नहीं हिंदुओं के नाम काटे गए, तो कोई भी सीधा प्रश्न पूछेगा कि आखिर क्यों? अगर हिंदुओं की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो हिंदुओं के वोट क्यों काटेगी? इसका मतलब है कि अब दीदी एक तरह से निर्वाचन आयोग को, चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे रही है इस मामले में कि सिर्फ मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। लेकिन अगर हम ममता बनर्जी की बात को मान लें और तब देखें, तो आप अगर 30 लाख वोट, 90 लाख में से 60 लाख जैसा दीदी ने कहा हिंदुओं के हैं, तो 30 लाख मुसलमानों के हैं। अगर 30 लाख वोट मुसलमानों के कटे हैं, तब भी 293 सीटों में से अगर हर सीट से लगभग 1 लाख वोट, जो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों या रोहिंग्या या शरणार्थियों के थे, जो योग्य नहीं थे या जिनके पास प्रॉपर दस्तावेज नहीं थे या फिर जिनकी मृत्यु हो गई थी और उनके नाम बने हुए थे, तो इसका सीधा नुकसान ममता बनर्जी को होगा। तो जैसे मैंने कहा कि किताब के बहाने हमने इस मसले पे बात कर लिया और हमारे जो दर्शक हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया मिल गया कि मंजीत ठाकुर क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। अब एक बात, थोड़ा किताब पे आते हैं जी। ये जो किताब का नाम लिखा हुआ है, बंगाल में भाजपा, प्रत्येक किताब का नामकरण जो होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी होती है, कुछ तथ्य होते हैं कि यही नाम क्यों। कई बार लेखक लिखता है, बताता है, कई बार प्रकाशक की तरफ से आता है कि ये नाम रखना ठीक होगा। तो ये नाम जो बंगाल में भाजपा, ये कुछ और नाम हो सकता था या यही क्यों इसे रखा गया? देखिए, आपके घर में बच्चा पैदा होता है तो नाम कैसे रखते हैं? नाम रखते हैं उसके चरित्र के आधार पर, उसके गुण के आधार पर, कैसा दिखता है उसके आधार पर। बच्चा अगर थोड़ा सांवला है तो श्याम रखेंगे, गोरा है तो हो सकता, ये पहले होता होगा, अब नहीं होता है। हम पुराने जमाने के आदमी हैं तो चलो मान तो लिया कि पुराने जमाने को भी। तो कहने का मतलब किताब में जो कहा गया है हम इससे उधर नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात कि किसी भी चीज़ का, जो आप सोशल मीडिया का ज़माना है, आप टाइटल कीवर्ड्स और हैशटैग के साथ रखते हैं। ये कीवर्ड है, बंगाल और भाजपा, ये 2 कीवर्ड हैं जिसमें लोगों का ध्यान जाएगा कि भाई ये बंगाल में भाजपा के बारे में। मैं इस किताब का नाम बड़ा साहित्यिक रख देता कि हाशिए के लोग और ये और पूरब का सितारा, तो लोगों का ध्यान नहीं जाता। मैं लोगों को ठगना नहीं चाहता, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। हेडलाइन भी हम लोग अखबार वाले हैं ना, अखबार वाले, तो हमने नाम रखा कि देखो आपको पसंद आए,
अच्छी बात है, हम क्या बताना चाह रहे हैं उसके बारे में ना है। तो इस किताब में मतलब पश्चिम बंगाल में इस किताब ने मान लिया कांग्रेस नहीं है, ऐसा कुछ करके? नहीं, देखिए ये किताब मैं कह रहा हूँ जिससे ये डॉक्यूमेंटेशन है। ये डॉक्यूमेंटेशन है एक खास पार्टी और उसके आनुषंगिक सहयोगी संगठनों के विकास की। जब मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा 1939 में जब हेडगेवार साहब जो आरएसएस के संस्थापक हैं, वो अनुशीलन समिति में, क्योंकि वो मेडिकल की शिक्षा कोलकाता, उस समय कलकत्ता कहा जाता था, वहाँ पर मेडिकल की शिक्षा लेने गए थे और उनको ये इंस्ट्रक्शंस थे कि आप देखें कि क्रांतिकारी संगठन कैसे काम करते हैं। और वो अनुशीलन समिति, जो कि बहुत आप जानते हैं क्रांतिकारी संगठन था। और एक और दिलचस्प बात यह है कि अनुशीलन समिति के संचालक मंडल में स्वामी विवेकानंद के भाई भूपेंद्र नाथ थे, जो उस समय जुगांतर नाम की एक पत्रिका निकालते थे और वो चाहते थे कि भारत में साम्यवाद आ जाए, वो साम्यवादी थे। तो उस अनुशीलन समिति में हेडगेवार काफ़ी अंदरूनी तक पहुंचे थे और उन्होंने क्रांतिकारी संगठन कैसे काम करते हैं और क्या उनका उद्देश्य है और किस तरह से उनका ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उसकी पूरी उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। उस समय शायद उम्र 21-22 साल के आसपास रही होगी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। गोलवलकर साहब भी कुछ समय के लिए गए थे वहाँ पर, उस समय हेडगेवार नागपुर चले गए थे। तो वहाँ से यात्रा शुरू होती है। अब एक प्रश्न जो मुझे लगता है कि कई लोग ये पूछते हैं मुझसे कि जब देश का बंटवारा हुआ और बंटवारा होने के बाद शरणार्थी बड़ी संख्या में बंगाल में आए, उस समय राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनसंघ 1952 में बन चुका था, तो लोगों का झुकाव क्यों नहीं हुआ आरएसएस की तरफ? क्योंकि राष्ट्रवाद की बात तो शुरू से कर रही है, ये संगठन कर रहा है या भारतीय जनसंघ कर रहा है। तो ये सवाल, इसका जवाब ये बड़ा, बंगाल को आप टेक्निकली देखें, ये उसकी राजनीति, उसके जो तह हैं, उसकी जो परतें हैं, वो अलग हैं। आपको याद होगा 1943 में बंगाल में एक अकाल आया था। करीब अंदाजन, मैंने कई जगहों पर अलग अलग डेटा पढ़ा है, बट मोटे तौर पे उस दुर्भिक्ष में 30 लाख लोग मरे थे। देखिए, यहूदियों की एक खासियत है, जो यहूदी हैं उनके जो हिटलर के नरसंहार में जो लोग मारे गए, आपको पूरे दुनिया भर में किसी को यहूदियों ने ये नहीं भूलने दिया कि हमको मारा गया था, हम नरसंहार के शिकार हुए थे। बार बार याद दिलाते हैं, पिछले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से आज तक आपको कभी किसी ने ये नहीं भूलने दिया। और आज आप किसी बालक से पूछ लीजिए जिसको यहूदियों के नरसंहार के बारे में, फ़लस्तीन और गाज़ा के बारे में मालूम है, उसको नहीं मालूम है कि भारत में 1943 में एक अकाल आया था जिसमें 30 लाख बंगाली मारे गए थे। बिहार में अकाल नहीं था, उड़ीसा में नहीं था, झारखंड में नहीं था, बंगाल में था। और जिस चर्चिल को हम स्टेट्समैन करके बड़ी इज्जत देते हैं, उस चर्चिल ने कहा था कि ये भारतीय लोग खरगोशों की तरह बच्चे पैदा करते हैं, इनको मरने दो, और वो सारा युद्ध में चला गया था। खैर, तो उस वहाँ से जब बंगाल के लोगों ने ये भूख देखी और 1945-46 के आसपास, अगेन मुझे साल याद रखने में थोड़ी दिक्कत है, 45-46 के आसपास, इसलिए मैं अपनी उम्र याद नहीं रखता हूँ, तो तेभागा आंदोलन हुआ था। आपके उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, जहाँ भी बटाईदारी सिस्टम चलती, वहाँ पे ये है कि किसान और बटाईदार आधा आधा लेते हैं हिस्सा उपज का, पैदावार का। बंगाल के किसानों ने ये मांग की कि हमको तिहाई हिस्सा मिलना चाहिए, 66% हिस्सा मिलना चाहिए। वो तेभागा आंदोलन था, 3 भाग लेना है। वो आंदोलन तो जो अपनी परिणति को पहुंचा, लेकिन किसानों के मन में जो असंतोष था 46, 47, 48 में, और बहुत मर कट करके पहुंचे थे जब देश का बंटवारा हुआ। और साथ में एक और फैक्टर है, वो है उपराष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद तो भारतीय राष्ट्रवाद है, लेकिन बंगाली अस्मिता और बंगाली उपराष्ट्रवाद, वो कुछ बंगालियों के मन में उसमें पल रहा था कि जब हम आज़ाद होंगे देश, तो हम एक अलग नेशन स्टेट के रूप में भी विकसित हो सकते हैं। तो इस बारे में थोड़ा और गहरी जानकारी और गहरी बात कभी आप लोग करेंगे। बट ये जो उपराष्ट्रवाद, बंगाली अस्मिता और अनाज की कमी, इसने राष्ट्रवाद को उभरने नहीं दिया। और आरएसएस का भाषा को लेकर के बंगाल में क्या टेक हो सकता था जब देश में वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर पैर जमाना थोड़ा मुश्किल है। भाषा एक बड़ी वजह थी, क्योंकि
आप केंद्र में हिंदी को, मतलब सेंटर की पॉलिटिक्स में हिंदी को और बंगाल में बांग्ला को इस तरह से उस समय नहीं कर सकते थे, आज मामला अलग है। तो एक लोगों का थोड़ा वो जो डिटैचमेंट रहा, उसकी वजह से फिर महात्मा गांधी की हत्या हो गई और पहला प्रतिबंध लग गया आरएसएस पे, तो विस्तार रुक गया एक तरह से वहां पर। और 1955 के आसपास, देखिए 1952 में 3 सीटें लोकसभा की पूरे देश में जनसंघ ने जीती पहले इलेक्शन में, 2 बंगाल से थी। और जो सोमनाथ चटर्जी के पिताजी थे वो भी हिंदू महासभा के सदस्य थे, और हिंदू महासभा से आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए और भारतीय जनसंघ बनाया। और उनको ये, जब वो मिलने के लिए गए गोलवलकर जी से, तो उन्होंने कहा कि इसमें हिंदू शब्द नहीं आना चाहिए आपकी पार्टी में, तो इसलिए भारतीय जनसंघ नाम था राजनीतिक पार्टी का। ये सारे फैक्ट्स इसके सारे किताब, मैं किताब से बाहर कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, और किताब से बाहर बोलने लायक मेरे हिसाब से ये इसलिए किताब ज़्यादा रोचक हो रही है और इस लिहाज से प्रासंगिक भी हो रही है कि जिस पश्चिम बंगाल को बीजेपी हर हाल में शब्द इस्तेमाल कर रहा है, हाँ बेशक, तो हर हाल में जिस पश्चिम बंगाल को गेन करना चाहती है, वो दरअसल बीजेपी का मायका हुआ पश्चिम बंगाल जिस तरह से करता है। हाँ बिल्कुल, बेशक, संगठन के हिसाब से अगर देखा जाए, उत्पत्ति के हिसाब से देखा जाए, तो बीजेपी का अपना, तो अगर बीजेपी क्लेम कर रही है तो ये गलत नहीं, ये भावनात्मक लड़ाई ऐसा कहा जा सकता है। होना चाहिए भावनात्मक, अगर नहीं है तो होना चाहिए। मुझे लग रहा है होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुभाष चंद्र बोस को बड़ी अहमियत देती है और बड़ा मानती है, और सुभाष चंद्र बोस के साथ जो एक तरह से क्या कहा जाए उसको, बेईमानी हुई राष्ट्रीय स्तर पर अपने ज़माने में, जब आज़ाद हिंद फौज और उसको लेकर के तमाम बातें हुई, तब जो बेईमानी के से थोड़ा तरल शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ लेकिन अभी मिल नहीं रहा, तो फिलहाल बेईमानी से काम चला रहे हैं। उनके साथ जो एक नज़रअंदाज करने वाला, उनको राष्ट्रीय हीरो बनाने का जो हमारा कर्तव्य था, वो जो हमने उस समय पूरा नहीं किया, उसको भारतीय जनता पार्टी अहमियत देती रही है सुभाष चंद्र बोस को। तो मुझे लगता है कि वो भी एक ऐसा जज्बाती मुद्दा है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे आगे जा रही है। लेकिन आपने एक बात कही जो अभी भी कि आप मुश्किल देख रहे हैं अभी, मतलब बीजेपी को पश्चिम बंगाल लेने में थोड़ा सा मतलब मुश्किल है इसलिए है, मैं शुरू में मैंने ये बात कही थी, अभी भी कह रहा हूँ, मुश्किल इसलिए है कि देखिए, मैं फिर थोड़ा पिछले जा रहा हूँ, 1952-55 में जब वामपंथ बना, जिस वजह से वाम मोर्चा या वामपंथ की 6 पार्टियां वहाँ मजबूत हुई पश्चिम बंगाल में, वो वजहें अभी भी तृणमूल के पक्ष में बनी हुई हैं। वामपंथ जो मजबूत हुआ उसमें मतलब मैं हम लोग साल के हिसाब से जाएं तो 1955 के आसपास और बाद में 1965 के आसपास 2 बार अनाज आंदोलन हुए, अनाज की कमी हो गई। कांग्रेस सरकार ने, और ये बात उस समय बिधान चंद्र राय जो कि नेहरू के निजी चिकित्सक भी थे, बंगाल के मुख्यमंत्री भी थे और बड़े नेता थे उस जमाने के, उन्होंने भी कही है कि केंद्र सरकार ने संसाधनों के बंटवारे को लेकर पश्चिम बंगाल के साथ अन्याय किया है। एग्जैक्ट यही बात नहीं है लेकिन यही मूल रूप से यही बात कही उन्होंने, और ये एक मन में लोगों के वहां पे टीस बनी रही। जो अनाज आंदोलन हुआ, अनाज आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र सरकार की जो पीडीएस स्कीम थी उस जमाने में बंगाल में फेल थी। 1943 का लोग देख चुके थे किस तरह से लोग मरे थे सड़कों पे, गलियों पे, भूख से तड़प तड़प के मरे थे। तो वो, अगर आप में से कोई साहित्य में रुचि रखता है तो एक किताब है भूख, उपन्यास है अमृतलाल नागर का, आप चाहें तो पढ़ के देखें, रो देंगे आप। 1943 के दुर्भिक्ष की, अकाल की इतनी मार्मिक गाथा उसमें लिखी है। तो वो मतलब समझ लीजिए कि उल्टी कर दी किसी ने, और उसमें जो चावल है उस चावल को चून के खा रहे हैं लोग, ये वर्णन है और ये सही बात भी है। अगर आप इंटरनेट पे तस्वीरें देखना चाहें सर्च करके तो 1943 के अकाल की जो तस्वीरें हैं, गेटी इमेजेस या वगैरह जो भी इंटरनेट पे उपलब्ध है, आप देख लें, आपको अब रुलाई आ जाएगी, आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो वो ज़माना देखा था बंगाल ने, और इसलिए अनाज मूवमेंट जो हुआ, और वो अनाज मूवमेंट शुरू किया वामपंथी पार्टियों ने, कम्युनिस्ट पार्टियों ने। उस जमाने की कम्युनिस्ट पार्टियों इसलिए कह रहा हूं कि माकपा का उदय नहीं हुआ था। और साथ में आप वहां देखें कि जो किसान उनका मोर्चा था वाम कम्युनिस्ट पार्टियों का, वो बड़ा मजबूत हुआ, तेभागा आंदोलन करके और बाकी किसान के भूमि सुधार की मांग करके। तो जहां पे ये बात आ गई और जहां पे रोटी बड़ी चिंता हो, वहां राष्ट्रवाद दूसरे पायदान पे या तीसरे पायदान पे चली जाती है। और इस पूरे
प्रकरण में जो बुद्धिजीवियों को, जो पढ़े लिखे लोगों को, भद्र लोग को बंगाल के, जो वाम मोर्चे ने अपने पक्ष में किया, वो बहुत लंबे समय तक उसकी सत्ता को बनाए रखने का एक कारण बना। और इसलिए आप देखते हैं कि मरीच झापी जैसी घटना या बिजौन सेतु जैसी घटना जो है वो कभी भी आपके मुख्य धारा की मीडिया में बहस का, विमर्श का मुद्दा नहीं बनती है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं दोनों घटनाओं का थोड़ा जिक्र करूं। जब बांग्लादेश जो अब है, जो पूर्वी बंगाल था, वहाँ से शरणार्थी आए तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में नामशूद्र आए, दलित जातियाँ नामशूद्र आए, और वो विभिन्न इलाकों में वहाँ बंगाल में रहते थे, बारिसाल वगैरह में। तो वहाँ से आए तो सरकार ने उनको देश के विभिन्न हिस्सों में बसा दिया। उनमें से कुछ को, जो दंडकारण्य है जो आज छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहाँ पे भी बसाया, करीब 1-1.5 लाख लोग रहे होंगे। तो वो जब 1977 में सरकार बन गई ज्योति बसु की, तो राम चटर्जी नाम के एक मंत्री थे। तो मंत्री जब सरकार बने तो वहाँ दंडकारण्य भी गए, और नामशूद्र जो कि बंगाली भाषी थे, बांग्ला भाषी थे, तो उनको जाकर कहा कि अपनी सरकार बन गई है, अब आकर के आप अपने बंगाल की मिट्टी में रह सकते हैं। देखिए, आदमी अपनी जैसी मिट्टी, अपनी जैसी आबो हवा में रहना चाहता है, और बंगाल की मिट्टी और बांग्लादेश की मिट्टी एक जैसी है। तो दंडकारण्य से वो लोग घर बार जितना भी जमा किया था उस जमाने तक, 1971 से लेकर के 77 में कितना ज़्यादा समय नहीं रहा, तो वो लोग जो है घर बार जो भी टीना टप्पर जमा किया था वो बेच बाच के पहुंच गए बंगाल। तो फिर उनमें से कुछ को जो है सुंदरबन के कुछ इलाकों में कहे जाओ रह जा करके। तो सुंदरबन का एक द्वीप है मरीच झापी, वहाँ पे जा कर के वो लोग रहने लगे, खेती बाड़ी करने लगे, रहने लगे। इस बीच जो वामपंथी पार्टियों के जो संगठन थे, उन्होंने कहा कि हमारी सदस्यता स्वीकार कर लो। उनका अपना एक अलग संगठन था अपने अधिकारों के लिए, या विलय कर लो अपने संगठन का, ऐसा भी प्रस्ताव था, उन्होंने मना कर दिया। उस दिन के बाद से वो वैमनस्य की भावना पैदा हुई, और जिस दिन मोरारजी देसाई संभवतः उस दिन शपथ ले रहे थे, शायद वही दिन था, या गणतंत्र दिवस का झंडा फहरा रहे थे, 28 या 26 जनवरी 1978 के आसपास, उसी दिन वहाँ की सरकार ने, पुलिस है तो सरकार है, उस आइलैंड में न सिर्फ पानी काट दिया, आना जाना रोक दिया, नावें पकड़ने लगे, बल्कि जाकर के गोलियां चलाई। और बड़े पत्रकारों की अगर मैं बात कहूँ, एक किताब है दीप हल्दर की, उसको कोट करूँ या दिलीप मंडल की रिपोर्ट को कोट करूँ, तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग डेथ टोल्स बताए गए हैं। 4000 से 10,000 के बीच में ये है, या तो 4000 मरे थे या 10,000 मरे थे। ये पुलिस की गोली से मारे थे, पुलिस की गोली से मरे थे, कुछ तड़प के भोग से भी मरे थे। ये 1978 की घटना है। तो वो कहानी जो है वो आपकी मुख्यधारा की मीडिया में कहीं है नहीं, किसी पे कोई केस नहीं हुआ, कोई निलंबित नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुई। बाद में कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया लेकिन कहीं गया नहीं। फिर आपके बाद में जानते हैं जब ये नहीं, लेकिन ये हुआ क्यों? मैंने बताया ना कि उन्होंने कहा कि आप हमारी पार्टी में को इसीलिए जाहिर है यही इसीलिए, और क्या रीजन हो सकता है ये बताइए कि आप किसी आइलैंड पे रहने वाले शरणार्थियों पे गोली चला देंगे, भोजन पानी काट देंगे, खाना जो अनाज और रसद जाने वाली चीज़ें हैं उस नाव बंद कर देंगे। उस समय भाजपा के एक नेता थे जो उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी थे, चूंकि भाजपा नहीं थी उस समय, जनसंघ थी, उस एक विधायक चुनाव हार चुके थे शायद, वो गए भी नाव से बचाने वहाँ पे उन लोगों को, उनको बीच में ही उनके नाव को सीज कर लिया। उनके बोट, जो नाव होती है ना खेने वाली नाव, बोट नहीं, मोटर बोट नहीं, नाव थी, उसको पकड़ लिया, पुलिस ने कब्जे में कर लिया। तो ये घटना जो है इस किताब में है, थोड़े विस्तार से है, और चूंकि मुझे लगा कि ये बड़ा नैरेटिव जो है विस्तार वाली, और किताब तो रोचक है फिर तो। जी। इसी तरह जो आनंद मार्गी साधु थे, उनको कोलकाता की सड़कों पर 10 बजे से 10:30 बजे के बीच में अलग अलग जगहों पर, 3 अलग अलग जगहों पर हत्या कर दी गई एक साथ। और मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि अखलाक की हत्या पहली मॉब लिंचिंग थी देश की, उनको ये समझना चाहिए कि बिजौन सेतु कलकत्ता शहर में, महानगर में जो हत्या हुई 9 लोगों की, जलाकर मार दिया गया, पहले पीट पीट करके अधमरा कर दिया गया, फिर जला के मार दिया गया, ये घटना पहली मॉब लिंचिंग थी। और वो भी संगठित रूप से, क्योंकि
लोग कहते हैं कि ये आपराधिक कृत्य था, ये था, वो था, उसका भी विस्तार से जिक्र जो है रेफरेंसेस के साथ इस किताब में है। तो कैसे चुनौतियों पूर्ण रहा वहाँ पर एक पार्टी का, खास करके एक विचारधारा के रूप में दक्षिण पंथ का वहाँ पर उदय, या उदय अगर ना भी कहें तो कम से कम जड़ें जमाने की जो जुगत है वो, उसका जिक्र है इसमें। तो किताब की चर्चा में आज की किताब बंगाल में भाजपा, और मंजीत ठाकुर को बस ऐसे मत समझिए कि उन्होंने एक किताब लिखी है। बड़े अनुवादक हैं, कई किताबों के, बड़े लेखकों किताबों के अनुवाद किए हैं, पत्रकार हैं, प्रिंट में, टीवी में, ग्राउंड रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्री कर, बड़ा बढ़िया अच्छे पत्रकार हैं। तो ये जो कुछ कह रहे हैं, मेरी कोशिश थी कि आप इसे समझें, और चूँकि सबको रुचि रहती है कि खेला होगा कि नहीं होगा, जवाब मिल गया होगा, और मेरी कोशिश कि इसी बहाने मैं किताब पे चर्चा करता रहूं, तो किताब पे चर्चा जारी रहेगी इसी तरह से। मंजीत ठाकुर की एक नई किताब आई है, बहेसु गंगा। तो बहेसु गंगा पर बाद में हम अगली बार मंजीत ठाकुर को मैं बुलाऊंगा, और उस किताब पर, बहेसु गंगा पर अलग से चर्चा करूंगा। वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ चीज़ है वो, तो उस पर बाद में बात करूंगा। अभी के लिए मंजीत, आप हमारे अनकोट पे आए और आपने इतना हमारे लिए समय निकाला और लोगों को बताया कि पश्चिम बंगाल में तस्वीर कैसी बनती हुई दिख रही है। हाँ, तो इसके लिए फिलहाल जो मतलब वही है कि भाजपा ने 50,000 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और ये किया, सोशल मीडिया को पकड़ा, 10,000 लोग लगाए उसको सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचने में, युवाओं तक पहुंचने में, और व्हाट्सएप ग्रुप में उनको शामिल किया गया जिनके पास बाइक हो। इस तरह की बातें भी हैं इस किताब में। तो भाजपा का जो अभी 77 सीट जो पिछली बार पहुंचे थे, कैसे पहुंचे थे, उसका ब्यौरा तो है ही। इस बार वाली बात मैंने जो कही है उसको ध्यान रखिएगा। तो मैंने कहा ना कि एक तस्वीर तो क्लियर होती है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और मैंने पहले कहा कि मैं आपको एडवांस में आमंत्रित कर रहा हूँ आपकी अगली किताब के साथ उस मसले पर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है ये बात पसंद आई होगी, हमारी चर्चा पसंद आई होगी, इसलिए कि इस चर्चा में एक बात और आई कि पश्चिम बंगाल बीजेपी को हर हाल में क्यों चाहिए। एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, मेरी गुस्ताखी माफ़ हो, कि इस किताब को लेकर नाम पर आपने प्रश्न किया ना कि भाई बंगाल में भाजपा ही नाम क्यों है, तो सिर्फ नाम पे न जाएं, क्योंकि एक बड़े मशहूर शायर का एक शेर है कि बिन पिए शराब से नफरत, ये जहालत नहीं तो और क्या है। मंजीत ठाकुर सोशल मीडिया पर ठर्रा ठाकुर चलाते हैं, और इनकी बात बिना ठर्रे के और बिना शराब के पूरी नहीं हो सकती। अब ये कह रहे हैं कि बिना शराब की आलोचना करने के लिए शराब पीना जरूरी है। मैं इनकी राय से नहीं, मतलब बिना किताब पढ़े आप आलोचना न करें, मैं ये कह रहा हूं। इत्तेफाक नहीं रखता। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हमेशा हानिकारक नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही। बातचीत पसंद आए तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, अनकोट को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही आनंददायक बातें होती रहेंगी, ज्ञानवर्धक बातें हो रहेंगी, किताबों की बातें हो रहेंगी, लेखों से बातें होती रहेंगी, सियासत की बातें हो रहेंगी, साहित्य की बात होती रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।